भारत में सांख्यिकी के पितामह पीसी महालनोबिस के दिमाग की उपज दूसरी पंचवर्षीय योजना को उस समय दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे पीसी महालनोबिस के बारे में, जिनकी योजना ने देश की आर्थिक तस्वीर बदल कर रख दी थी। 2016 में नोटबंदी के दूरगामी परिणाम होने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जॉन मेनार्ड कीन्स की पंक्तियां दोहराई थी। इस महान अर्थशास्त्री ने कभी कहा था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। नसीहत आज की मुसीबतों को सहकर दूर भविष्य के फायदे गिनाने वालों के लिए ही थी कि दूर भविष्य में तो हम में से कोई नहीं होगा। यहाँ एक ऐसे शख्स का जिक्र हो रहा है जिसने दूर भविष्य में नहीं बल्कि बहुत जल्द देश की आर्थिक तस्वीर बदलने की ठानी थी। वह थे सांख्यिकी के विद्वान और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार प्रशांत चंद्र महालनोबिस। जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस की जोड़ी कुछ ऐसी ही थी जैसी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की। बस फर्क इतना ही है कि महालनोबिस वित्त मंत्री नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य की व्याख्या खुद टैगोर से बेहतर करने वाले प्रशांत चंद्र महालनोबिस की आरंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। विज्ञान में स्नातक करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए घर वालों ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेज दिया। कहा जाता है कि एक बार वे कैम्ब्रिज शहर घूमने गए, वहाँ उन्हें किंग्स कॉलेज भाग गया। उसी रात उनकी वापसी की ट्रेन छूट गई। अगले दिन उन्होंने किंग्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहाँ से भौतिकी में डिग्री हासिल की। पीसी महालनोबिस का भारत वापसी का सफ़र उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। समुद्री रास्ते कुछ और मुश्किल हो गए थे। जिस जहाज़ से उन्हें हिंदुस्तान आना था उसे कुछ दिनों के देर हो गई। वक्त गुजारने के लिए कैम्ब्रिज पुस्तकालय महालनोबिस की पसंदीदा जगह थी। वहाँ उन्होंने बायोमेट्रिक्स से जुड़ी एक किताब पढ़ी और फिर वापसी के सफ़र के लिए बायोमेट्रिक्स पर पूरा साहित्य ही उठा लाए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। ये साल था 1922। बायोमेट्रिक्स पढ़कर सांख्यिकी से उनका जो लगाव हुआ वो फिर ताउम्र रहा। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। अकादमिक अनुशासन से लेकर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कारोबार जैसे तमाम क्षेत्रों में इसका बखूबी इस्तेमाल होता है। इसी विज्ञान से महालनोबिस को इतना ज़बरदस्त प्रेम हो गया कि फिर ताउम्र छूटा नहीं। 1920 की बात है। महालनोबिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पुणे गए थे। वहाँ स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक ने उन्हें कलकत्ता में रहने वाले एंग्लो इंडियन लोगों पर शोध करने को कहा। इस शोध में उन्होंने महालनोबिस दूरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह एक तरह की सांख्यिकी माप है जिसका इस्तेमाल जनसंख्या संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है। इसी तरह के कुछ और काम करके वह पूरे भारत में मशहूर हो गए। 1931 में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और अगले साल सांख्य नाम से पत्रिका भी निकालना शुरू किया। 1949 में महालनोबिस मानद सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किए गए। अगले साल तक यानी 1950 तक उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS और केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन यानी CSO की स्थापना की। महालनोबिस की जीवनी लिखने वाले अशोक रुद्र का मानना है कि NSS और CSO की वजह से ही जितना भरोसेमंद डाटा भारत सरकार को मिलता है, विश्व में कहीं और इसकी मिसाल नहीं है। यहीं से महालनोबिस जवाहरलाल नेहरू की नज़र में आ गए। आज़ादी के 9 साल पहले यानी 1938 में नेहरू की अंतरिम सरकार ने उनकी ही अध्यक्षता में देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। नेहरू देश के विकास मॉडल के तर्क, विज्ञान और समाज का समावेश चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया। इनमें से एक थे महालनोबिस।
नेहरू उनसे इतना प्रभावित थे कि उन्हें योजना आयोग में ले आए। कुछ समय बाद महालनोबिस योजना आयोग के सदस्य के साथ साथ 50 के दशक में हिंदुस्तान के सबसे अहम व्यक्तियों में से एक बन गए। 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे दिया गया। समाजवादी सोच के महालनोबिस ने देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि वह अर्थशास्त्र के बड़े जानकार नहीं थे, पर अपनी इस कमी को उन्होंने विकसित देशों के अर्थशास्त्रियों और अन्य लोगों से मिलकर पूरा किया। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि दरअसल यह एक प्रोपेगेंडा था। महालनोबिस विदेशी अर्थशास्त्रियों से मिलकर उनसे नज़दीकी दिखाकर समकालीन भारतीय अर्थज्ञानियों में अपनी योजना की सहमति चाहते थे। उन्होंने अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों में जाकर उनके आर्थिक मॉडल समझे थे। इनमें से रूस के मॉडल ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। 1954 में पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट योजना आयोग को दिया। इसमें कहा गया था कि अगर देश में त्वरित औद्योगिक तरक्की करनी है तो सरकार के सार्वजनिक उपक्रम अहम भूमिका निभाएंगे और भारी उद्योग जैसे स्टील, सीमेंट आदि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की भी इसमें बात की गई, जिससे त्वरित रोजगार उत्पन्न हो। इसके लिए बांध और फैक्ट्रियों के निर्माण की योजना बनाई गई। महालनोबिस का कहना था कि रोजगार से उपभोक्ता वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और देश में तरक्की आएगी। उनकी इस पूरी योजना को महालनोबिस मॉडल कहा गया। उनकी सोच के चलते पहली पंचवर्षीय योजना में जहां खनिज और उद्योग के लिए 179 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं दूसरी योजना में ये बढ़कर 1075 करोड़ रुपए हो गए थे। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक महालनोबिस मॉडल से अभिभूत थे। ब्रिटेन के जीव विज्ञानी जेबीएस हेल्डेन तो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, अगर कोई निराशावादी सोच भी रखता हो और यह मान ले कि इस प्लान के असफल होने में 15% भागीदारी पाकिस्तान और अमेरिका की है, 10% रूस और चीन का हस्तक्षेप है, 20% राजनीति और ब्यूरोक्रेसी है और 5% हिंदू सोच है, तो भी इसके सफल होने के 50% आसार हैं। और ये इतने हैं कि दुनिया का इतिहास ही बदल जाएगा। मशहूर अंग्रेजी लेखक गुरचरण दास इंडिया अनबाउंड में लिखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मान लिया गया था। वहीं रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि यह मॉडल कुछ और नहीं बल्कि स्वदेशी मॉडल ही था, जो महात्मा गांधी ने आज़ादी के दौरान शुरू किया था। गुहा कहते हैं कि भारी उद्योगों के पनपने का मतलब था कि आयात में कमी, स्टील से लेकर मशीन तक सब यहीं बने, हमारी ज़मीन, हमारे संसाधन, हमारी तकनीक और हम स्वावलंबी बने। कई भारतीय अर्थशास्त्री महालनोबिस से प्रभावित नहीं थे। इनमें से एक थे B.R. सेनॉय। उन्हें ये योजना अति महत्वाकांक्षी लगी, जिसमें खर्च ज़्यादा होने की वजह से वित्तीय घाटे और मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना थी। उनकी सुनी ही नहीं गई। दूसरे विरोधी थे अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन। उन्हें मॉडल बहुत गणितीय लगा, जिसमें पूंजीगत उत्पादन पर जोर दिया गया था, न कि मानव संसाधनों पर। फ्रीडमैन का मानना था कि भारी उद्योगों के बनिस्बत छोटे और मझौले उद्योगों में ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होता है। महालनोबिस के प्लान के अलावा देश के पास एक और विकल्प था। गुरचरण दास ने लिखा है कि महालनोबिस के प्लान जैसा तड़क भड़क वाला नहीं था, भारतीय हालात के अनुकूल था। तो क्या थी यह योजना और किसने दी थी, जानते हैं। तब बम्बई के दो अर्थशास्त्रियों C.N. वकील और P.R. ब्रह्मानंद ने सुझाया था कि देश के पास पूंजी कम है और मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है और इनमें से ज़्यादातर बेरोजगार है। उनका मानना था कि इस पूंजी को बेज गुड्स बनाने में खपाया जाए। बेज गुड्स यानी कपड़े, खिलौने, स्नैक्स, साइकिल और रेडियो जैसे उत्पाद, जिनमें कम पूंजी लगती है और जोखिम भी नहीं होता। लोग इन्हें बनाते और अर्जित किए धन से इन्हें खरीदते हैं। दोनों अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इससे कृषि में निवेश बढ़ेगा,
ग्रामीण आधारभूत ढांचा खड़ा होगा, कृषि संबंधित उद्योग और निर्यात बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही फ्रीडमैन ने कहा था, पर सुनी गई सिर्फ महालनोबिस की और चली बस नेहरू की। सभी ने महालनोबिस मॉडल पर अपनी मुहर लगाई और देश में ये लागू किया गया। महालनोबिस कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदों पर रहे। 1968 में वह पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। अब तो खैर पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद कर दी गई हैं। देश की आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो चुकी है। आज बड़े आराम से हम यहाँ इन योजनाओं की आलोचना कर सकते हैं, पर तब वह दौर था जब समाजवाद हर समस्या का हल माना जा रहा था। पूंजीवाद एक नकारात्मक व्यवस्था मानी जाती थी। महालनोबिस समाजवादी थे। नेहरू स्वप्न दृष्टा और फेबियन यानी ऐसे समाजवाद के हामी थे जो धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में समानता लाने की बात करता है। गांधी के स्वराज और विकास के मॉडल से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी था, पर शायद उसमें यकीन उतना नहीं था। अंग्रेजों द्वारा खोखले कर दिए गए देश के आर्थिक पहियों को घुमाने के लिए उन्हें कुछ अलग और बड़ा करना था, और साथ ही जल्द भी करना था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।